है। एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। दूसरा बंध है जो बनता है वो है सहसंयोजी बंध, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। जुड़ने वाले दोनों परमाणु या तो एक एक इलेक्ट्रॉन की, या तो दो दो इलेक्ट्रॉन की, या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तीसरा जो बंध बनता है वो कहलाता है उपसहसंयोजी बंध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये बंध बनता है, जैसे नाम से स्पष्ट है, उपसहसंयोजी बंध यानी सहसंयोजी बंध का आधा। उप का अर्थ होता है आधा। इसका अर्थ क्या है? सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है? उप। उप का अर्थ है कि यहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो होगी, लेकिन साझे का इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु के द्वारा क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, और दूसरा परमाणु उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा, लेकिन अधिकार जो है वो उन दोनों परमाणुओं पर रहेगा। तो वो कहलाता है आपका उपसहसंयोजी बंध। और जिन यौगिकों में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक। अब हम देखेंगे एक सामान्य सा उदाहरण उपसहसंयोजी यौगिक का। तो सबसे कॉमन जो उदाहरण है उपसहसंयोजी यौगिक का वो है आपका K4FeCN6। ठीक, तो इसमें अगर आप देखें उपसहसंयोजी यौगिकों में, है ना, तो इसमें आपका ये जो दिख रहा है CN, ये कहलाता है यहां की भाषा में लिगेंड। ये कहलाएगा आपका लिगेंड। लिगेंड किसको कहते हैं? कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वो क्या कहलाएगा? आपका लिगेंड। दूसरा देखेंगे आपका ये जो आपका यहां उदाहरण में दिख रहा है Fe, ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये क्या होता है आपका? केंद्रीय धातु परमाणु, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और यहां देख रहे हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन वो सामान्यता होता है आपके संक्रमण तत्व। तो यहां Fe जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है और Cn जो लिगेंड है, उनके बीच में जो बन रहा है वो है आपका उपसहसंयोजी बंध। इसमें Cn जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, और Fe जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम किया जा रहा है लिगेंड के द्वारा, और उसको ग्रहण किया जा रहा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के द्वारा। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार है, तो यहां Fe और Cn के बीच में बन रहा है वो है आपका उपसहसंयोजी बंध। और जिन यौगिकों में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक। अब यहां देख रहे हैं Cn जो कि लिगेंड है वो 6 की संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ा हुआ है। तो इस संख्या को, यानी लिगेंड जितनी संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ता है उसको कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या। या क्या कहते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपको जितने भी उपसहसंयोजी यौगिक के उदाहरण मिलेंगे उसमें आपको एक बड़ा सा क्या दिखाई देगा? कोष्टक या ब्रैकेट दिखाई देगा, जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है। यह कहलाता है उपसहसंयोजी मंडल। यह क्या कहलाता है आपका? उपसहसंयोजी मंडल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उपसहसंयोजी मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये एक सामान्य जो है उपसहसंयोजी यौगिक का क्या हुआ? उदाहरण हुआ। अब अगर हमको किसी उपसहसंयोजी यौगिक का नाम IUPAC पद्धति में लिखना है तो उसके मुख्यतः 7 नियम होते हैं। वो 7 नियम आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। तो एक एक करके उन नियमों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो नियम है वो है आयनों के नामकरण का क्रम। पहला जो नियम है वो क्या है आपका? आयनों के नामकरण का क्रम।
आयनों के नामकरण का क्रम। तो देखिए, ये जो आपको उपसहसंयोजी यौगिक जो दिए जाएंगे, उसमें से जो उपसहसंयोजी यौगिक आयनित हो सकता है, यानी धन आयन और ऋण आयन में बढ़ सकता है, तो उसका नाम आपको कैसे लिखना है। जैसे कि यहां जो उदाहरण दिया गया है आपको K4FeCN6, ये एक प्रकार का आयनित संकुल या आयनित उपसहसंयोजी यौगिक है, अर्थात ये धन आयन और ऋण आयन में बदल सकता है। तो नियम क्या कहता है, आयनों के नामकरण का क्रम लिखा है ना। तो पहला नियम क्या कहता है कि उपसहसंयोजी यौगिकों में आयनित संकुलों का नाम लिखते समय, आयनित संकुलों का नाम लिखते समय यानी ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक या ऐसे संकुल यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संकुल यौगिक। तो ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक जो आयनों में विभक्त हो सकते हैं, अर्थात धन आयन और ऋण आयन में क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, उनमें धन आयन का नाम पहले और ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। यानी अगर वो आपका उपसहसंयोजी यौगिक आयनित हो सकता है धन आयन और ऋण आयन में टूट सकता है, तो आपको धन आयन का नाम पहले लिखना है और ऋण आयन का नाम बाद में लिखना है। अब यहां आपको पहचानना है कि इसमें धन आयन कौन सा है और ऋण आयन कौन सा है। तो उसका सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। जब भी हम कोई सामान्य आयनिक यौगिक लिखते हैं तो उसमें धन आयन कहां रहता है, सामने, और ऋण आयन कहां रहता है, बाद में। जैसे हम लोग लिखते हैं NaCl, तो NaCl में क्या है, Na क्या है आपका, धन आयन है, और Cl क्या है, ऋण आयन है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी अगर आपको आयनिक यौगिक दिया जाएगा, ठीक, उसमें से जो सामने रहेगा वो क्या रहेगा, धन आयन, और उसके बाद जो रहेगा ये बड़ा कोष्टक के अंदर वो क्या होगा, ऋण आयन। ठीक, अब इसी का दूसरा उदाहरण देखता हूं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। ये है आपका CrH2O6Cl3। अब इसमें धन आयन कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो सामने होता है वो धन आयन होता है। तो अब ये धन आयन, ये बड़ा कोष्टक वाला क्या हो जाएगा, ये धन आयन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ऋण आयन हो जाएगा। तो ध्यान देंगे धन आयन और ऋण आयन की पहचान कैसी होगी। जो भी आपको दिया गया है उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक, उसमें जो सामने होगा, जैसे यहां सामने क्या है K, यहां सामने क्या है, बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा हुआ CrH2O6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, धन आयन। और जो बाद में होगा, जैसे यहां बाद में क्या है आपका FeCN6, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आयन, और यहां क्या है Cl3, तो ये हो गया आपका। तो ये जो है आपका ऋण आयन हो गया। तो आयनों के नामकरण का क्रम का मतलब यह है कि हमको उपसहसंयोजी यौगिकों में धन आयन का नाम पहले लिखना है, उसके बाद किसका नाम लिखना है, ऋण आयन का नाम लिखना है। यह बात हो गई। अब उसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या है उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम है आपका उपसहसंयोजी मंडल का नामकरण। उपसहसंयोजी मंडल का नामकरण। उपसहसंयोजी मंडल या कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको कहते हैं बताया मैंने। जो आपका उपसहसंयोजी यौगिक होगा उसमें जो आपको बड़ा कोष्टक दिखाई देगा वो बड़ा कोष्टक जो है वो क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी मंडल। तो उपसहसंयोजी मंडल का हमको क्या देखना है, नामकरण। उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो अभी जो हमने उदाहरण दिया था, क्या लिखा था आपका, K4FeCN6। इसमें हमको पता चल गया ये धन आयन है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, और ये ऋण आयन है तो इसका नाम बाद में लिखेंगे। तो जैसे इसका नाम हम लोग पहले लिख लिए पोटेशियम। अब हमको लिखना है ऋण आयन का नाम। तो ऋण आयन क्या है, बड़ा कोष्टक के अंदर है, और बड़ा कोष्टक को क्या कह रहे हैं हम लोग, उपसहसंयोजी मंडल। तो उपसहसंयोजी मंडल को देखेंगे तो आपको वहां दो चीजें देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आपको इस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन,
और एक आपको इस तरह से देखने को मिलेगा लिगेंड, यानी बड़ा कोष्टक के अंदर आपको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और उसके साथ क्या मिलेंगे, लिगेंड मिलेंगे। तो नियम क्या कहता है, यानी उपसहसंयोजी मंडल यानी बड़ा कोष्टक के अंदर आपको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड मिलेंगे। तो नियम क्या कहता है, लिगेंड का नाम आपको पहले लिखना है, यानी इसका नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखना है। तो दूसरा नियम जो उपसहसंयोजी मंडल का नामकरण लिखा हुआ है, उसमें आपको उपसहसंयोजी मंडल यानी बड़े कोष्टक के अंदर जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड है, उसमें से लिगेंड का नाम पहले लिखना है, उसके बाद किसका नाम लिखना है, आपको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखना है। यह हुआ आपका दूसरा नियम। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, यह है लिगेंड का नाम। यह है आपका क्या, लिगेंड का नाम। अगर आप लिगेंड को देखें तो लिगेंड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है ऋणात्मक लिगेंड जिस पर ऋण आवेश होगा, एक होता है धनात्मक लिगेंड जिस पर धन आवेश होगा, और एक होता है आपका उदासीन लिगेंड जिस पर आपको किसी भी प्रकार का आवेश दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान देंगे, लिगेंड का जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें नियम यह है कि यदि वो ऋणात्मक लिगेंड है, यदि वो क्या है, ऋणात्मक लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो नियम यह कहता है कि ऋणात्मक लिगेंड जो रहेंगे उसके नाम के अंत में आपको क्या जोड़ना है, उसके नाम के अंत में जोड़ना है आपको ओ। क्या जोड़ना है, ओ। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मान लो आपका क्या है, Cn है। आपको मालूम है Cn पर क्या होता है, माइनस चार्ज, तो इसका नाम हो जाएगा O जोड़कर क्या हो जाएगा, साइनिडो। क्या हो जाएगा, साइनिडो। उसी प्रकार जैसे Cl है, Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका यह है Br माइनस है, यह हो जाएगा आपका ब्रोमीडो। क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीडो। ठीक, तो जो भी ऋणात्मक लिगेंड रहेंगे उसके नाम के अंत में आपको ओ लगाना है। Cn साइनिडो, Cl क्लोरिडो, Br ब्रोमीडो, है ना, I आइडिडो, CH3 COO माइनस एसीटीटो, है ना। ये इस तरीके से आपको ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगाना है। मान लो वो धनात्मक लिगेंड है, वो धनात्मक लिगेंड है अर्थात उस पर धन आवेश है, तो उसके नाम के अंत में क्या लगाना है आपको, ईएम। क्या लगाना है आपको, ईएम, IUM, ईएम। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ये है NO प्लस, तो इसके अंत में लगेगा आपका ईएम, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। ठीक, धनात्मक लिगेंड जो है वो बहुत कम संख्या में है, और जब आपको नाम लिखने को दिया जाएगा तो मान के चलिए उसमें धनात्मक लिगेंड वाले उदाहरण, मेरे पास 25 साल के क्वेश्चन जो है रखे हुए हैं, उसमें धनात्मक लिगेंड का उदाहरण कभी एक आध साल में पूछा गया होगा, नहीं तो सामान्यतः धनात्मक लिगेंड वाले उपसहसंयोजी यौगिकों के नाम आपको लिखने नहीं दिए जाते। लेकिन आपको नियम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अगर वो धनात्मक लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में क्या लगेगा, ईएम। अब उसके बाद वो अगर उदासीन लिगेंड रहा, अगर वो क्या रहा, उदासीन लिगेंड रहा, उदासीन लिगेंड, तो उदासीन लिगेंड दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो उदासीन लिगेंड क्या हो आपका, क्या हो, एक हो सकता है कि वो अकार्बनिक हो, एक क्या हो, वो अकार्बनिक हो, तो उसके नाम के अंत में क्या लगेगा आपका इल।
क्या लगेगा, इल, YL, इल। जैसे इसका उदाहरण है, क्या है आपका उदाहरण, CO, कार्बोनिल, अब ये मत सोचना ना, ये है ना कि इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक होगा, ये ऐसा नहीं है। CO जो होता है वो आपका क्या होता है, यहां अकार्बनिक है, उसके नाम के अंत में क्या लगा दिया आपने, इल, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल। क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनिल। उसी प्रकार अगर वो कार्बनिक रहा, अगर वो आपका क्या रहा, कार्बनिक रहा, तो कार्बनिक के नाम के अंत में किसी भी प्रकार का आपको अनुलग्न या सफिक्स जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका जो नाम है जैसा वैसा ही रहेगा। जैसे कि आपका आता है एथिलीन डाइएमीन, यह है आपका एथिलीन डाइएमीन का सूत्र, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, है ना। ये आपका कार्बनिक लिगेंड है क्योंकि इसमें आपका कार्बन उपस्थित है ना। तो इसका अगर आपको नाम लिखना है तो इसका जो साधारण नाम है वही चलेगा। तो इसका साधारण नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन। क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। और एथिलीन डाइएमीन लिखते हैं, इसी कारण इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है क्या हो जाएगा आपका, EN। EN जब आपको नाम लिखने दिया जाएगा किसी उपसहसंयोजी यौगिक का, तो जहां भी आपको EN लिखा दिखाई दे तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, एथिलीन डाइएमीन की बात कर रहा है। क्योंकि जब अब आपको नाम लिखने देगा तो ये सूत्र नहीं लिखेगा NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, वो क्या लिखा रहेगा, केवल EN। तो EN का अर्थ क्या है, एथिलीन डाइएमीन। आजकल IUPAC पद्धति में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको कहते हैं हम लोग एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। तो ये महत्वपूर्ण नियम है जो आपको याद रखने हैं कि क्या करना है, आपको क्या करना है। अगर ऋणात्मक लिगेंड रहे तो उसके नाम के अंत में O लगाएंगे, धनात्मक लिगेंड रहे तो नाम के अंत में EM लगाएंगे। उदासीन लिगेंड अगर अकार्बनिक है तो नाम के अंत में इल लगेगा। उदासीन लिगेंड यदि कार्बनिक है तो नाम के अंत में किसी भी प्रकार के सफिक्स या अनुलग्न का उपयोग नहीं होगा। अब इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, और वो जो अपवाद वाले हैं उन्हीं को जनरली आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके दो महत्वपूर्ण अपवाद है, उसको देखने हैं। एक होता है आपका H2O, H2O, और एक होता है NH3। H2O को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जल, और NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिया। लेकिन ये जब लिगेंड के रूप में रहते हैं और दोनों के दोनों आपको दिख रहे हैं, लिगेंड जो हैं वो क्या है, कौन सी प्रवृत्ति के हैं, अकार्बनिक प्रवृत्ति के हैं, तो नियमानुसार इसमें आपको इल लगाना चाहिए। लेकिन ये नियम के अपवाद होते हैं। ये क्या है, आपके नियम के अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ रूल है ना। और अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेप्शन डज नॉट मेक अ रूल, अपवाद कभी नियम नहीं बनाते। तो ये दोनों नियम के अपवाद होते हैं। और इसमें H2O को हम लोग लिखते हैं एक्वा। क्या लिखते हैं इसको, एक्वा। और NH3 को लिखते हैं हम लोग एमीन। तो आप जब भी देखेंगे आपको उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC से नाम लिखना दिया जाएगा तो उसमें किसी ना किसी में ये लिगेंड के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो H2O को क्या लिखेंगे आप, एक्वा, और NH3 को क्या लिखेंगे, एमीन। ये उदासीन लिगेंड और अकार्बनिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इनमें इल नहीं लगता है ना। इनका नाम हमने इस नियम के अनुसार ना लिखकर, है ना, इससे हटकर लिखा है, क्योंकि ये नियम के क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा नियम। चौथा नियम है आपका लिगेंड के नामकरण का क्रम। लिगेंड के नामकरण का क्रम, नामकरण का क्रम।
देखिए आपको जो उपसंयोजी यौगिक दिया जाएगा, जिसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है, हो सकता है उसमें उपसंयोजी मंडल यानी बड़े कोष्टक के अंदर एक से अधिक प्रकार के क्या उपस्थित हो, लिगेंड उपस्थित हो। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं एक, ये है आपका Cr NH3 2 Cl2 Br2। ठीक, Br, इसको Br मान लेते हैं, चलिए, है ना। अब इसका अगर ना आपको नाम लिखना है, चलिए, अब इसमें ये तो केंद्रीय धातु आयन है, अब ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। कितने लिगेंड हो गए आपके? 3। अब तीनों लिगेंडों में से आपको किसका नाम लिखना है पहले? तो वही आता है लिगेंड के नामकरण का क्रम। पहले इसका क्रम ये था, आईयूपीएसी पद्धति में ऋणात्मक को पहले लिखना है, उसके बाद उदासीन को लिखना है, उसके बाद धनात्मक को लिखना है। पहले नियम ये था। उस नियम को बदला गया क्योंकि उस नियम में हमको याद रखना पड़ता था कि कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा धनात्मक है, कौन सा उदासीन है। कई ऐसे लिगेंड होते थे जो हमको धनात्मक में भी दिखते थे और किस में भी दिखते थे, उदासीन में भी दिखते थे। कई ऋणात्मक में भी दिखते थे, कई हमको किस में दिखते थे, उदासीन अकार्बनिक में भी दिखते थे। तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एकदम सिंपल सा नियम दे दिया गया। क्या कहा गया कि लिगेंडो का अगर हमको नाम लिखना है, कब? जब उपसंयोजी मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर अर्थात बड़े कोष्टक के अंदर एक से अधिक प्रकार के क्या उपस्थित है, लिगेंड उपस्थित है। तो उस स्थिति में लिगेंडो का नाम उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यानी अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखे जाएंगे। तो अब हम लोग नाम लिखकर देखते हैं। जैसे NH3 को अभी मैंने बताया, क्या कहते हैं हम लोग? एमीन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एमीन। ये हो गया एमीन। Cl को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरिडो, क्लोरिडो। और Br को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोमिडो, ब्रोमिडो। अब आप इसको देखिए, अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल क्रम में कौन पहले आएगा? ए, ये पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा आपका? ब्रोमिडो का बी आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये दूसरे नंबर पर लिखेंगे इसको। और फिर उसके बाद क्या आया है? क्लोरिडो का सी आ रहा है, तो इसको तीसरे नंबर पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? एमीन 2 की संख्या में है तो उसके लिए पूर्व लग लगाना पड़ेगा, इसके बाद का नियम है वो डाइएमीन। उसके बाद ब्रोमिडो को लिखेंगे, है ना। बी आर कितने की संख्या में है? 1 की संख्या में, तो हम उसको केवल क्या लिखेंगे? ब्रोमिडो। फिर उसके बाद क्या है आपका? Cl है, 2 की संख्या में है, तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरिडो। तो जब उपसंयोजी मंडल अर्थात बड़े कोष्टक के अंदर अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं, तो उन लिगेंडों के नाम जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अर्थात अल्फाबेटिकल आर्डर में क्या किए जाते हैं? लिखे जाते हैं। यह हो गया आपका चौथा नियम। उसके बाद 5वां नियम है, लिगेंड की संख्या को सूचित करने के लिए पूर्व लग्न। लिगेंड की संख्या को सूचित करने के लिए पूर्व लग्न प्रीफिक्स। ठीक, तो लिगेंड की संख्या को सूचित करने के लिए पूर्व लग्न। आपको मालूम है बड़ा कोष्टक जिसको हम लोग उपसंयोजी मंडल कहते हैं, उसके अंदर जो लिगेंड रहते हैं वो 1 की संख्या में, 2 की संख्या में, 3 की संख्या में, 4 की संख्या में, 5 की संख्या में, अधिकतम 6 की संख्या में उपस्थित हो सकते हैं। तो लिगेंड जब 2 की संख्या में उपस्थित रहता है तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं 2 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? डाई। 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई। 4 के लिए टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। और 6 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? हेक्सा। ठीक, तो लिगेंड जब क्या होंगे? 2 की संख्या में होंगे तो क्या लगेगा? डाई। 3 की संख्या में होगा तो ट्राई। 4 की संख्या में है तो टेट्रा। 5 की संख्या में है तो पेंटा। और 6 की संख्या में होगा तो हेक्सा।
अब इसमें लेकिन ध्यान रखेंगे, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसके नाम में पहले से ही डाई या ट्राई लगा हो। जैसे हम लोग अभी देखा था एथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा था, EN, ये EN। अब ये 2 की संख्या में है, मान लो ये जैसे एक कंपाउंड है, मान लो ये है ना CO EN2 और ये क्या है आपका NH3 और यहां है आपका 3+। अब देखिए इसमें आपको नाम लिखना है, तो EN का नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, या इसको क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन। अब इसमें लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या लगा हुआ है, डाई लगा हुआ है। तो ऐसे लिगेंड जिसके नाम में पहले से डाई या ट्राई लगा हो, उसमें हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, 2 के लिए डाई का प्रयोग कर रहे थे अभी, लेकिन 2 के लिए डाई का प्रयोग नहीं करेंगे। जिन लिगेंडों के नाम में पहले से डाई या ट्राई लगा होगा, तो जब वो 2 की संख्या में रहेंगे तो 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 20। 3 की संख्या में रहेगा तो ट्रीस, 4 की संख्या में रहेगा तो टेट्राकिस, 5 की संख्या में रहेगा तो पेंटाकिस, 6 की संख्या में रहेगा तो हेक्साकिस। किसके लिए, जिन लिगेंडो के नाम में पहले से ही डाई या ट्राई लगा है। जैसे कि यहां EN दिया है, EN का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, डाई पहले से लगा हुआ है, तो वो 2 की संख्या में होगा तो 2, हम लोग ये नहीं कहेंगे 2 एथिलीन डाइएमीन, क्या कहें, सॉरी डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, 20 एथिलीन डाइएमीन। मान लो यही 3 की संख्या में हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ट्राई एथिलीन डाइएमीन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कहेंगे। मान लो ये 4 की संख्या में रहता है यहां ऐसा, तो हम ये इसको टेट्रा एथिलीन डाइएमीन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राकिस एथिलीन डाइएमीन कहेंगे। तो जिन लिगेंडों के नाम में पहले से ही डाई या ट्राई लगा होगा, जैसे डाई वाला उदाहरण है आपका एथिलीन डाइएमीन, ट्राई का उदाहरण है ट्राइफेनिल फास्फेट, है ना, वो अगर रहेगा तो ध्यान रखेंगे कि 2 की संख्या में है तो 20, 3 की संख्या में है तो ट्रिस और 4 की संख्या में है तो टेट्रा, किसका क्या करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 6वें नियम पर। तो 6वां और 7वां नियम बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम लोग पेपर वैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो हम लोग देखते हैं अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं 6वें और 7वें नंबर के नियम में, और इन्हीं के कारण सामान्यतः उनका 1 नंबर में से आधा नंबर जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। 6वां नंबर का क्या कहता है, संकुल के नाम का अंत, संकुल के नाम का अंत। संकुल के नाम का अंत, संकुल के नाम का अंत यानी संकुल क्या हो गया आपका, बड़ा कोष्ठक वाला। जैसे यहां देखेंगे हम लोग, ये उदाहरण लेके चल ही रहे हैं हम लोग, K4 FeCN6, ये हम लोग ये उदाहरण लेके चल रहे हैं। इसमें ये जो है बड़ा कोष्ठक वाला है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, संकुल कहलाता है ना। अब ये जो संकुल है आपका, इस संकुल में आपको ये केंद्रीय धातु आयन है, उस केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। तो उसके नाम लिखने के 2 तरीके हैं। उसका या तो आप साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम यानी जैसे Fe का साधारण नाम क्या होता है, आयरन, या फिर आप क्या लिखेंगे, उसके जो लैटिन नाम है उस नाम के अंत में क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। तो इसके लैटिन नाम में जब हम एट लगाएंगे तो यह कहलाएगा फेरेट। अब कहां इसको हमको आयरन के रूप में लिखना है और कहां इसको हमको फेरेट के रूप में लिखना है, यह हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसका नियम क्या कहता है, जब यह संकुल अर्थात बड़ा कोष्ठक किसके रूप में होता है, ऋण आयन के रूप में, तब इसके नाम के साथ एट लगेगा। क्या लगेगा, एट लगेगा। लेकिन जब ये धन आयन के रूप में होगा या क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, तो इसके नाम के अंत में एट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यानी अगर यह धनावेशित और उदासीन रहेगा तो Fe को कहेंगे हम लोग आयरन,
लेकिन अगर ये ऋणात्मक के रूप में होगा, कौन, ये बड़ा कोष्टक जिसको हम लोग संकुल कह रहे हैं, वो ऋणात्मक के रूप में रहेगा तो हम उसको Fe को कहेंगे फेरेट। अब कैसे जानेंगे कि ये धनात्मक के रूप में है कि ऋणात्मक के रूप में है? तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा था, अगर ये बड़ा कोष्टक आपको पीछे दिखाई दे और इसके सामने आपको कोई क्या दिखाई दे, आयन दिखाई दे, तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा, धन आयन, और बाद का ऋण आयन। तो ये आपको सामने एक आयन दिखाई दे रहा है, K+ के रूप में निकलेगा ये, तो ये धन आयन है, तो ये क्या हुआ, ऋण आयन, यानी इसमें संकुल ऋण आवेशित है। तो उस स्थिति में आपको Fe को क्या कहना पड़ेगा, फेरेट, यानी यहां Fe क्या कहलाएगा, फेरेट। लेकिन अगर यही उदाहरण हम यहां ले ले, ऐसे क्या ले ले इसको, FeCO5, इसमें केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा कोष्टक यानी उपसंयोजी मंडल दिखाई दे रहा है, अर्थात ये धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूट सकता, अर्थात ये आयनित संकुल नहीं है। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। और हमने क्या कहा है, उदासीन हो और धनात्मक हो तो उसके नाम के, केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में एट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उस स्थिति में उसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उसका साधारण नाम आयरन। तो यहां आप क्या कहेंगे, इसको आयरन कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा संकुल आपका उदासीन है। लेकिन यहां Fe को आप क्या कहेंगे, फेरेट कहेंगे, क्योंकि ये संकुल आपका क्या है, ऋण आवेशित है। तो संकुल ऋण आवेशित कब होगा, ध्यान देंगे, उसके पहले अगर दिखाई दे आपको कोई आयन तो वो धन आवेशित है, और उसके बाद ये ऋण आवेशित है। यहां आपको इस कोष्टक के बाहर और ना ही इस ओर कोई आयन दिखाई दे रहा है, अर्थात ये उदासीन है। और एक उदाहरण देख लेते हैं, ये है, मान लो ये दे दिया आपको CrH2O6Cl3, ये दे दिया आपको उधर। अब देखिए इसमें बड़ा कोष्टक सामने आ गया और उसके पीछे आयन चला गया, तो अब ये बड़ा कोष्टक क्या हो गया जी, धन आवेशित, और ये ऋण आवेशित, क्योंकि जो सामने होगा वो धन आवेशित। यहां जैसे ये धन आवेशित है तो ये ऋण आवेशित है, यहां ये सामने है तो ये धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, तो ये अब ये धन आवेशित हो गया, तो यहां इसका नाम जो हैगा, Cr का नाम, उसके नाम में एट नहीं लगेगा। ठीक, तो ध्यान देंगे कि अगर संकुल यानी बड़ा कोष्टक ऋण आवेशित है तो नाम के अंत में एट लगेगा, लेकिन अगर वो धनावेशित या उदासीन है तो नाम के अंत में एट नहीं लगेगा। तो वो ऋण आवेशित कब है, कब जानेंगे, जब वो किसी आयन के पीछे रहे, यानी बड़ा कोष्टक पीछे रहे तब एट लगेगा, और जब बड़ा कोष्टक आगे रहे तो एट नहीं लगेगा, और जब बड़ा कोष्टक के आगे या पीछे किसी तरह का आयन ना दिखे तब उसमें क्या नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा। ये सामान्य रूप से समझ रहे हैं ना। मूल नियम क्या है, मूल नियम ये है कि जब संकुल ऋण आवेशित होता है तब एट लगता है, और जब वो धन आवेशित या उदासीन होता है तब एट नहीं लगता है ना। अब इसको आप अपने हिसाब से उसको सरल रूप में बदलिए, हम ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं तो उसको एक सामान्य रूप में बदल लीजिए कि अगर बड़ा कोष्टक हमको पीछे दिखाई दे तब एट लगेगा, बड़ा कोष्टक सामने दिखाई दे तो एट नहीं लगेगा, और बड़े कोष्टक के सामने और पीछे कुछ भी दिखाई ना दे तब भी एट नहीं लगेगा। ये इसको हमने सरलीकरण कर दिया नियम का। नहीं तो वास्तविक नियम क्या है, वास्तविक नियम क्या है कि जब संकुल ऋण आवेशित हो तब एट लगेगा, और अगर वो धन आवेशित या उदासीन हो तो एट नहीं लगेगा। ये आपका छठवां नियम था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सातवां नियम। तो सातवां नियम है आपका, इसमें भी इसी में अधिकांश बच्चे गलती करते हैं, वो है आपका केंद्रीय धातु आयन की, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। जो भी केंद्रीय धातु आयन रहता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को आपको रोमन अंक में लिखना पड़ेगा। रोमन अंक में क्या होता है, रोमन अंक में जो लिखेंगे आप, तो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद आप छोटे कोष्टक के अंदर लिखेंगे। जैसे मान लो वो शून्य है तो छोटा कोष्टक बनाकर शून्य लिखेंगे, एक है तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट,
2 है तो क्या लिखेंगे सेकंड, 3 है तो क्या लिखेंगे छोटा कोष्ठक के अंदर ऐसे थर्ड। ये इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन अंक में लिखा जाता है। ठीक, तो ये 7 नियम है। इस नियम में भी बच्चे अधिकांश गलती करेंगे। अब मैं जो ये 7 नियम है उस नियमों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट करते जाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है ना, जो कॉमन उदाहरण हम लोग लेके चल रहे थे वो लेते हैं, है ना। आपको प्रश्न क्या दिया जाएगा, आपको प्रश्न ये दिया जाएगा कि निम्नलिखित यौगिकों के या निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के, कभी कभी लिखा रहता है निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखे, और 3 प्रश्न दिए जाएंगे और वो तीनों प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। और ध्यान देंगे कि इस प्रकार के प्रश्न, मैंने बताया ना मेरे पास 25 साल का, है ना, क्वेश्चन पेपर का संग्रह है। वो 25 साल के क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो केवल 2 साल ही, है ना, 2011 और 2013 में ये प्रश्न नहीं आया है। इसके जगह वो समवायता वाला क्वेश्चन दिया गया है। बाकी जो है वो 23 साल तक यही क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत पुराना है ये पार्ट जो है हमारे सिलेबस में, है ना। तो जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए या निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, और उसमें आपको 3 जो है दिए जाएंगे और उसमें तीनों जो है वो एक एक नंबर के होंगे। तो उसमें जैसे हम लोग देख रहे थे, कॉमन अभी देख रहे थे, सबसे पहले उसी को लेके चलते हैं, है ना। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो देख रहे थे हम लोग हमारा K4FeCN6, इसका आपको क्या लिखना है IUPAC नाम। तो पहला नियम क्या है, आयनों के नामकरण कर क्रम, धन आयन का नाम पहले और ऋण आयन का नाम बाद में। तो मैंने बताया जो सामने होता है वो धन आयन है जी, ये धन आयन है, और जो बाद में होगा वो क्या होगा ऋण आयन, ये ऋण आयन है। तो धन आयन का नाम पहले लिखेंगे, तो धन आयन के रूप में क्या है K। तो K को क्या कहते हैं हम लोग पोटेशियम, तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। कितने की संख्या में है उसके लिए हमको पूर्व लग्न लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व लग्न हम किसका लगाएंगे, केवल लिगेंड का, यानी जो बड़ा कोष्ठक के अंदर रहेगा उसी को। इसमें 4 है तो टेट्रा पोटेशियम मत लिख देना ना, केवल क्या लिखेंगे पोटेशियम। ठीक, ये लिगेंड के रूप में नहीं है, लिगेंड के ही पूर्व लग्न हमको लगाने हैं। ठीक, तो ये धन आयन हो गया। अब उसके बाद हमको ऋण आयन का नाम लिखना है, तो ऋण आयन के रूप में क्या है उपसहसंयोजी मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा नियम मैंने क्या बताया है, दूसरा नियम मैंने आपको बताया है कि उपसहसंयोजी मंडल के नामकरण में लिगेंड का नाम पहले और केंद्रीय धातु आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। तो लिगेंड के रूप में क्या है जी CN, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन के रूप में क्या है Fe, उसका नाम बाद में लिखेंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। तीसरे नियम में चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, लिगेंड का नाम, ऋणावेशित लिगेंड है तो नाम के अंत में O लगेगा, धनावेशित लिगेंड है तो नाम के अंत में EM लगेगा, उदासीन लिगेंड और अकार्बनिक है तो नाम के अंत में इल लगेगा, उदासीन लिगेंड और कार्बनिक है तो नाम के अंत में किसी भी प्रकार के, है ना, सफिक्स का या अनुलग्न का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां ये CN हमको मालूम है ऋणात्मक लिगेंड है, तो इसके नाम के अंत में O लगाएंगे। तो मैंने आपको लिख के बताया था CN का नाम क्या होता है लिगेंड के रूप में साइनिडो, तो हम क्या लिखेंगे साइनिडो। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम में चलिए, चौथा नियम क्या कहता है, लिगेंड की संख्या को सूचित करने के लिए पूर्व लग्न, लिगेंड जितनी की संख्या में उपस्थित होता है उसके लिए पूर्व लग्न लगाना पड़ता है। लिगेंड 2 की संख्या में रहेगा तो डाई, 3 की संख्या में ट्राई, 4 की संख्या में टेट्रा, 5 की संख्या में पेंटा, 6 की संख्या में हेक्सा लिखना है आपको। हमको यहाँ लिगेंड कितने की संख्या में दिखाई दे रहा है 6 की संख्या में, तो 6 के लिए पूर्व लग्न लगा क्या लगाना है हमको हेक्सा, तो क्या हो जाएगा हेक्सा। तो हेक्सा और CN का नाम क्या होता है साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। अब नाम लिखते समय ध्यान देंगे धन आयन और ऋण आयन के बीच में थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है। तो ये पोटेशियम धन आयन हो गया। अब ये ऋण आयन लिखना है तो थोड़ा सा गैप लिखकर हम लोग ऋण आयन का नाम लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है हेक्सा साइनिडो, तो हम थोड़ा सा गैप लगा के क्या लिखेंगे इसको हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। अब केंद्रीय धातु आयन के रूप में Fe है तो उसका मैं साधारण नाम लिखूं आयरन, कि उसके नाम के अंत में 8 लगाऊं।
तो मैंने क्या कहा था कि जब संकुल या उपसहसंयोजी मंडल ऋणावेशित होता है तो नाम के अंत में एट लगता है। अब ये ऋणावेशित कब होगा, हमने पहले भी बता दिया था, अगर सामने कोई आयन दिखाई दिया तो वो आयन धनावेशित हो जाएगा और ये बड़ा कोष्टक ऋणावेशित। तो ये आपका पीछे दिखाई दे रहा है बड़ा कोष्टक, यानी ये ऋणावेशित है, तो इसके नाम के अंत में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। तो Fe के नाम के अंत में हम एट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फेरेट, फेरेट। उसके बाद अब केंद्रीय धातु आयन का नाम हो गया। केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। ऑक्सीकरण अंक को हम लोग छोटे कोष्टक के रूप में लिखते हैं, ऐसा ये छोटा कोष्टक लगा दिया। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालिए। ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखा है आपने 11वीं की क्लास में, है ना। जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको x मानते हैं। जैसे यहां Fe का हमको ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो क्या मानेंगे, x। ठीक, अब पोटेशियम का हमको संयोजकता या ऑक्सीकरण मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है पहले समूह के जितने भी तत्व होते हैं, आपको मालूम है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हेलिना की रफ से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, उन सब का +1 होता है। उसी के अंदर पोटेशियम आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, +1। ये +1 हो गया। कितने की संख्या में है, 4 की संख्या में है तो 4 का इसके साथ गुना हो जाएगा। Cn जो होता है आपको मालूम है, Cn में क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है। कहीं भी आपने Cn को लिखा होगा वो किसके रूप में लिखा होता है, Cn माइनस के रूप में। अब देखिए कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको Cn में कितना चार्ज होता है याद नहीं है, तो आप क्या करना, उससे संबंधित कोई यौगिक को याद कर लेना। Cn से संबंधित कोई यौगिक को याद कर लेना। Cn से संबंधित बहुत सारे यौगिक है, जैसे कि KCN, पोटेशियम साइनाइड, संसार का सबसे तीखा जार है, ऐसे टच करेंगे तो आप मर जाएंगे, है ना। उसके बाद होता है SCN, हाइड्रोजन साइनाइड, NaCN, सोडियम साइनाइड। ये सबको आपको किसी को भी याद करिए। अब इसमें पोटेशियम क्या क्या होता है, +1, इसका भी +1, इसका भी +1, इसके साथ Cn जुड़ा है तो क्या होगा इसका जी, -1। ये ऐसे याद हो जाता है। अगर आपको किसी आयन में कितने चार्ज लगे हैं ये मालूम नहीं है तो आप उसके किसी भी यौगिक को याद कर लीजिए। जैसे कार्बोनेट CO3 नहीं मालूम हमको क्या है उसका चार्ज, तो उससे संबंधित कोई यौगिक को याद करिए, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, हमको मालूम है कैल्शियम का क्या होता है, +2, तो कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, -2। ये सामान्य इस तरह से आपको देखना है। तो Cn का कितना होता है, Cn का होता है -1। कितने की संख्या में है, 6, तो ये 6 हो गया। अब नियम क्या कहता है कि जो उदासीन यौगिक होते हैं उनमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये 0 हो गया। अब देखिए इसको हल करिए, 4 एकम 4 धन x, 6 का ऋण 1 से गुना तो ऋण 6 बराबर 0। ऋण 6 में धन 4 गया तो कितना आ जाएगा, ऋण 2, तो x ऋण 2 बराबर 0। और ऋण 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2। तो ये x जो कि हमने F की ऑक्सीकरण संख्या को माना है वो कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो यहां हम लोग 2 को लिखेंगे, लेकिन किसमें, रोमन अंक में, ये लिख दिया। तो इसका नाम क्या हुआ, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड। ये हुआ आपका एक सामान्य नाम। ठीक, अब हम लोग दूसरा उदाहरण लिखते हैं। हम लोग दूसरा उदाहरण लिखेंगे, है ना। तो दूसरा उदाहरण जैसे लिखेंगे हम लोग, ये है आपका उदाहरण Na4 NiCN4। ठीक, अब फिर देखिए इसमें सामने दिख रहा है यानी ये धन आयन है, और इसमें बाद में दिख रहा है यानी ये क्या है, ऋण आयन है। तो धन आयन का नाम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम। अब मैं इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी वाले ध्यान देंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले, कि जब भी हम किसी उपसंयोजी यौगिक का नाम लिखते हैं उसमें कहीं भी कैपिटल लेटर का उपयोग नहीं होगा, कहीं भी कैपिटल लेटर का उपयोग नहीं। इवन जब आप इसका नाम स्टार्ट करेंगे, है ना, जैसे सोडियम लिखेंगे तो सोडियम का S भी क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं होता ना, ध्यान देंगे इंग्लिश मीडियम वाले। तो सोडियम को लिखेंगे तो हम लोग सोडियम को स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, सोडियम, ये ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं किया,
सोडियम, ये गलत है ना। ठीक, सोडियम हो गया। उसके बाद आपको धनायन है तो उसका नाम पहले लिख दिया। उसके बाद आप उपसंयोजी मंडल में लिगेंड का नाम लिखेंगे। CN का क्या होता है अभी देखा था, साइनिडो। 4 की संख्या में है तो क्या कहेंगे, टेट्रा साइनिडो। और धनायन ये है और ये ऋणायन है, तो धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। अब गैप रखेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे टेट्रा साइनिडो, तो यहां का भी टी छोटा रहेगा, टेट्रा साइनिडो। ठीक, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन के रूप में क्या है, Ni। अब Ni में निकलेट लिखेंगे कि निकिल लिखेंगे, तो आपको मालूम है कि क्या है, ये ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित होने के कारण इसके नाम के अंत में क्या आएगा, 8 जुड़ेगा, तो यहां का N भी छोटा रहेगा ना, NiC निकिलेट, ये हो गया। और देखिए टेट्रा कार्बोनिडो और निकलेट के बीच में कोई भी हमने गैप नहीं रखा है, क्योंकि ये बड़ा कोष्टक के अंदर जो है ना वो सब एक साथ रहेंगे, उनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं रहेगा। उसके बाद आपको इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो ऑक्सीकरण अंक देखिए, तो निकिल का निकालना है तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे हम इसको, X मानेंगे। सोडियम का कितना होता है, वही हेलिना की रफ से फरियाद वाले में है तो +1, किसने 4 की संख्या में, तो 4 का इसका गुना करेंगे। ठीक, अब CN का कितना होता है आपको मालूम है, -1, कितने की संख्या में है, 4, तो 4 का गुना करेंगे। इन सब का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब हल करिए, 4 एकम 4 धन X, 4 और ऋण 4 बराबर 0, ऋण 4 में धन 4 गया 0, तो X बराबर क्या गया जी, 0। तो यहां ऑक्सीकरण अंक क्या आ रहा है, 0, तो इसको आपको यहां लिख देना है 0। क्या लिख देना है, 0। तो ये हो गया आपका दूसरे यौगिक का नाम, सोडियम टेट्रासाइनिडो निकलेट। ठीक है ना। अब आप इसी में और उदाहरण लेना चाहे तो ले सकते हैं। हो गया 10 मिनट है ना, हाँ ठीक। तो चलिए और उदाहरण देखते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है। K2HgI4, K2HgI4 ये दे दिया आपको। अब इसमें ये सामने दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या है, धन आयन है, और ये बाद में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ऋण आयन है। धन आयन का नाम पहले लिखना है तो K का नाम पहले लिखेंगे, तो K का नाम पहले लिखेंगे यानी क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद ऋण आयन का नाम लिखना है, तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है। तो यहां लिगेंड के रूप में है आई जो है वो ऋणात्मक लिगेंड है, तो उसके नाम के अंत में क्या जुड़ेगा जी, O, तो उसको बोलते हैं आईडिडो। क्या बोलते हैं, आईडिडो। 4 की संख्या में है तो क्या कहेंगे, टेट्रा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा आईडिडो, टेट्रा आईडिडो, टेट्रा आईडिडो। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन है आपका Hg को साधारण नाम होगा मरकरी, और उसमें 8 लगाएंगे तो 8 लगेगा तो हो जाएगा मर्क्यूरेट। तो चूंकि ये बड़ा कोष्टक आपको यहां दिखाई दे रहा है ऋणावेशित के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नाम के अंत में 8 लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे मर्क्यूरेट। क्या लिखेंगे इसको, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और उसके बाद ऑक्सीकरण अंक निकालिए। Hg का निकालना है तो क्या मानेंगे इसको, X। पोटेशियम आया है फिर, तो पोटेशियम वही है हेलेना की रफ से फरियाद वाले में, +1, 2 की संख्या में है तो 2 को गुना करेंगे। आयोडीन जो होता है उसका आपको मालूम है ना, कितना होता है, -1। फिर वही याद रखना है, जैसे आपको मालूम है 17वां समूह जिसको हम लोग हैलोजन कहते हैं, उस समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1, जिसके अंतर्गत क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसको याद रखने का क्या तरीका है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, 17वें समूह का है, इसका कितना होगा, -1। तो ये 17वें समूह में आयोडीन है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1। कितने की संख्या में है, 4, तो 4 का इसका गुना करेंगे, और इन सब का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। हल करिए, 2 एकम 2 धन X, 4 का इससे तो 4 ऋण 4 बराबर 0, ऋण 4 का 2 से वो होगा तो क्या हो जाएगा, 1
ऋण 2 बराबर 0, ऋण 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2, तो x बराबर 2। तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 2। तो ये हो गया आपका क्या चीज, पोटेशियम टेट्रा आइडिडो मर्क्यूरेट सेकंड। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, और चौथा उदाहरण इसी में ये दे दिया आपको CO NH3 3 H2O 3 और ये लिखा है Cl3। ये ऐसा। अब इसको नाम लिखना है तो धन आयन का नाम पहले और ऋण आयन का नाम बाद में। तो यहां बड़ा कोष्टक के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये बड़ा कोष्टक ही पूरा क्या हो गया आपका, धन आवेशित, और उसके बाद का ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। तो धन आवेशित का नाम पहले लिखना है, तो धन आवेशित में आप देखिए केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं, NH3 और H2O। NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, एमीन। क्या बोलते हैं इसको, एमीन। और H2O को बोलते हैं एक्वा। ठीक, तो लिगेंड जब अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अर्थात वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। तो दोनों का पहला अक्षर तो बराबर है AA, तो दूसरा अक्षर देखेंगे M और Q। तो M और Q में क्या आएगा, फिर आपको ABCD याद करना रहना चाहिए, ABCD FG LMN OPQRS। तो M पहले आ रहा है और Q बाद में आ रहा है, JK LMN OPQ। M पहले आ रहा है तो एमीन पहले आ जाएगा। कितने की संख्या में है, 3। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे उसको, लिखेंगे ट्राई एमीन। क्या लिखेंगे उसको, ट्राई एमीन। ये ट्राई एमीन हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद 3 की संख्या में आपका एक्वा भी है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। क्या लिखेंगे, ट्राई एक्वा। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु आयन का नाम CO। कोबाल्ट लिखना है कि कोबाल्टेट, तो कोई डाउट नहीं कि अब बड़ा कोष्टक क्या हो गया आपका, आगे हो गया तो धन आवेशित हो गया, और धन आवेशित में 8 लगाने की आवश्यकता नहीं। तो CO का आपका साधारण नाम क्या हो जाएगा जी, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। उसके बाद आपको यहां ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ठीक, तो ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। उसके बाद आपको लिखना है क्लोराइड, लेकिन क्लोराइड क्या है, ऋण आवेशित है, तो उसको आपको बाहर लिखना है। तो बाहर लिखना है तो यानी इसके बाद आएगा, तो ये धन आवेशित एक साथ हो गया, ऋण आवेशित लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, तो Cl को लिखेंगे आप क्लोराइड। अब ये मत सोचना ना जैसे Cl अंदर था तो हमने उसको क्लोरिडो कहा है। तो क्लोरिडो कब कहा है, जब वो लिगेंड के रूप में था। यहां वो लिगेंड के रूप में नहीं है, वहां वो साधारण आयन के रूप में है, तो उसका साधारण नाम ही होगा। तो Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोराइड। तो इसको क्या कहेंगे, क्लोराइड। ये हमने इसको कह दिया क्लोराइड। अब इसको बाद हमको इसका क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। कोबाल्ट का निकालना है तो क्या मानेंगे इसको, X। NH3 उदासीन होता है तो इसका हो जाएगा 0। H2O उदासीन होता है तो इसका भी 0 हो जाएगा। Cl क्लोरीन का होता है -1, अभी बताया था 17वें समूह का हैलोजन का, फिर कल बाहर आएगी एंटी वाले में, कितना होता है -1। कितने की संख्या में है, 3, तो 3 का गुना होगा। इन सबका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हल करिए तो क्या आ जाएगा, X ऋण 3 बराबर 0। ऋण 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो धन 3। तो X बराबर क्या हो गया, 3। तो यहां कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल रही है, 3, लेकिन उसको हमको किस में लिखना है, लिखना है रोमन अंक में। तो हमने लिख लिया 3। तो क्या हुआ आपका, ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। तो इतने सारे उदाहरण आपके पर्याप्त है। अगर हमको आगे और भी मौका मिलता है तो इसके आगे का और उदाहरण लेकर हम इसको आपको अच्छी तरीके से क्लियर करते जाएंगे। धन्यवाद।